अगर हफ्ते में 7 दिनों की बजाय 8 दिन हो और वो सिर्फ आपके लिए हो, उस अतिरिक्त दिन में आप जो चाहे कर सके, कोई आपको ना रोक पाए, तो कैसा होगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में जियांग के साथ। जियांग को मिले उस एक्स्ट्रा दिन में वो क्या क्या करती है, जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। मजेदार होने के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दे जाती है ये कहानी। हेलो दोस्तों, मूवी स्ट्राइप में आज है 2017 की चाइनीज मूवी द 8th डे ऑफ द वीक, डायरेक्टर वांग यूजिन, IMDb 7.4। कहानी शुरू हुई जियांग नाम की लड़की से, जो अपनी पसंदीदा व्यक्ति की एक तस्वीर ड्रॉ कर रही है। कहने का मतलब कि वो उसका क्रश है। जियांग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो ज्यादातर समय अपनी क्लास में सो जाया करती और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, इसलिए टीचर अक्सर उसे टारगेट करते और पनिशमेंट भी देते। जियांग सोचती है कि वो मोटी है और कोई भी चीज थोड़ी देरी से समझती है। इसी वजह से जियांग की माँ भी उसे बहुत गुस्सा रहती, हर वक्त उसे डांटती, मेहनत करने को कहती। जियांग की परेशानी और बढ़ने लगी जब उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाने लगे, इसलिए वो हमेशा दिल से यही चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार हो जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। जियांग फिर भी खुश रहती है क्योंकि दिन में ये 2 चीजें करना उसे बेहद पसंद था। एक, रोजाना सड़क की दुकान से अपना मनपसंद खाना खरीदना, और दूसरा अपने क्रश ली को देखना। ली जो न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि काइंड हार्टेड भी है, साथ ही क्लास टॉपर और स्कूल कमेटी का मेंबर भी। इसलिए वो भी बाकियों की तरह स्कूल कमेटी मेंबर के चुनाव में भाग लेती है, पर जीतने की संभावना बहुत कम है क्योंकि कंपटीशन में मियाओ भी है जो कि अपनी क्लास की टॉपर है और जिसके जीतने की संभावना भी ज्यादा है। सबके सामने स्पीच देने पर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसकी स्पीच से कोई भी इम्प्रेस न होकर उसे वोट नहीं देता। इधर मिया अभी लीड में है और जियांग सभी से जाकर उसे वोट देने की रिक्वेस्ट कर रही है। तभी एक स्टूडेंट उसका बैग उठाकर बोला, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सभी तुम्हें वोट देंगे। जियांग भी उसके पीछे पीछे भागती है और उस लड़के ने बैग ऐसा फेंका कि वो जाकर पेड़ में अटक गया। जियांग सभी को रिक्वेस्ट करती है कि उसका बैग नीचे उतार दे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर में वही पेड़ पर चढ़ती है, लेकिन उतरते वक्त वो नीचे गिर गई, जिससे कि उसे काफी चोट भी लगी। कुछ दिन बीत गए और इस दौरान चुनाव के वोटों के परिणाम में भी काफी बदलाव आ जाता है। जियांग, जिससे पहले कोई वोट नहीं दे रहा था, गिल्ट की वजह से सब उसे वोट देने लगे और वो 5वें नंबर पर आ गई। मगर इससे मिया, जो कि उसे बुली करती है, उससे ये सहा नहीं गया और वो उसे चुनाव से निकालने के लिए उस पर अपना पर्स चोरी का झूठा इल्जाम लगाती है, जो कि खुद उसी ने उसके बैग में छुपाया था। टीचर ने उसे बहुत डांटा, तुमसे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और आखिर में चोरी करना भी शुरू कर दिया। जियांग ने टीचर को बहुत समझाया, उनसे विनती की, लेकिन टीचर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे चुनाव से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर वो सड़कों पर घूमने लगी। शाम भी हो गई, लेकिन वो घर वापस नहीं जाती। एक बस स्टैंड पे आकर वो बैठ गई और सोचने लगी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी एक बूढ़ी दादी वहाँ से गुजरती है, जिसकी वो मदद करती है। जियांग के चेहरे को देखकर दादी समझ गई कि जरूर कोई बात है। अब जियांग उस बूढ़ी दादी की बातें सुनकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और अभी उसके साथ जो हो रहा है वो भी। अब उसने जियांग को वापस घर जाने को कहा, कल सुबह से तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। जब जियांग ने उससे उनके बारे में पूछा तो बूढ़ी दादी कोई जवाब न देकर बस उसके आंखों के सामने अपना हाथ दिखाती है। अब सीधा अगली सुबह जियांग की नींद खुली और देखा कि स्कूल के लिए काफी लेट हो गई है। फटाफट तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने टेबल पर पड़ा एक ब्रेसलेट देखा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे बहुत पसंद आ गया, लगा शायद माँ ने रखा होगा और उसने वो ब्रेसलेट पहन ली। फिर उसने उसे टच किया तो वहाँ एक समय दिखाने लगा, लेकिन जियांग इसकी वजह नहीं जानती। फिर उसने बाहर देखा कि माँ घर पर नहीं है और न ही बाहर कोई इंसान है। फिर उसे खाने की दुकान में भी देखा कि वहाँ वो बेचने वाला आदमी भी नहीं है और बिना खाना लिए ही वो स्कूल चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। साइकिल पार्क करते वक्त जल्दी जल्दी में उसकी स्कर्ट फट जाती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। स्कूल में घुसकर देखा कि पूरा स्कूल खाली है, पर सारे गेट खुले हुए हैं। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो उठी, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? शायद मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ और बाकी सभी कहीं गायब हो गए हैं। तभी उसे ख्याल आया कि पिछली रात उसे बूढ़ी दादी ने कहा था कि कल से उसके साथ सब ठीक होगा। वो खुशी से पूरे स्कूल में घूमती फिरती है, अब उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तभी उसने मिया की साइकिल दिखी। उसने तुरंत साइकिल को एक रस्सी से बांध उसे बास्केटबॉल के हुक पर टांग दिया। इसके बाद उसने स्कूल की दीवारों पर रंग से
आई लव यू ली लिखा। दिन भर स्कूल में मजा करने के बाद वापस लौटते वक्त उसी दुकान से पसंदीदा खाने की चीजें ले जाकर घर पर आराम से खाने लगी। एक समय में वो खाते खाते अपने बिस्तर पर ही सो गई और अनजाने में ब्रेसलेट के बटन पर दबाव पड़ने से सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कमरे में आकर उसे नींद से जगाती है और कहती रहती है, हर वक्त बस सोना और खाना। जियांग ने भी देखा अभी सुबह हुई है और स्कूल जाने का समय बाकी है। वो सोचती है क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ, लेकिन नहीं, बाहर शहर में लोग भरे हुए हैं। खाने की दुकान में बेचने वाला वो आदमी भी है जो हैरान है कि उसका सारा खाना कहाँ चला गया। अब जब वो स्कूल पहुंची तो देखा कि मिया अपनी साइकिल के साथ उसी बास्केटबॉल के हुक पर टंगी हुई है। इसके बाद दीवारों पर भी सभी को आई लव यू ली लिखा हुआ दिखा। ये सब देख जियांग कहने लगी, कोई मुझे चिमटी काटो, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी एक लड़के ने उसे चिमटी काटी। जियांग ने देखा कि वो तो उसका क्रश ही है। वो वहाँ से भागकर क्लास आ गई और देखा कि उसकी स्कर्ट फटी हुई है। ये सब देख वो इतना तो समझ रही है कि ये सब कुछ असली में हुआ है, उसका कोई सपना नहीं था। वापस घर आकर वो माँ को सब कुछ बताती है, लेकिन माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। दिमाग भी अब तुम्हारा गया है, जाओ जाकर आराम करो। जियांग कमरे में आकर देखती है कि वही बूढ़ी दादी उसके कमरे में बैठी है। वो उसे कोई जादूगर समझकर डर से उसे मारने जाती है। तभी दादी बोल उठी, इतना फास्ट फूड खाओगी तो और मोटी हो जाओगी, और सारा दिन अकेले अकेले घूमने में कैसा लगा। जियांग बोली, तो क्या ये आपने किया है? तब वो बूढ़ी दादी बोली, नहीं मैंने नहीं, इस ब्रेसलेट ने किया है। असल में ये एक जादुई ब्रेसलेट है जिसके बटन को दबाते ही समय वही फ्रीज हो जाएगा और तुम्हें हफ्ते में एक दिन ज्यादा मिलेगा, यानी कि 7 दिनों की बजाय 8 दिन। और ये दिन तुम्हारा है जिसमें तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम पूरा हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके ये एक बार में भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब जियांग ने पूछा, मैंने तो आज सिर्फ मिया की साइकिल बास्केटबॉल के हुक में टांगी थी, लेकिन वहाँ मिया कैसे पहुँची? तब बूढ़ी दादी ने बताया, समय फ्रीज करने के बाद इस एक्स्ट्रा दिन में जो भी बदलाव होगा वो असल जिंदगी में भी होगा। इसका मतलब अगर वो किसी चीज की जगह बदलती है और उसके ऊपर कोई चीज रखी हो तो उसकी भी जगह बदल जाएगी। इसीलिए इस 24 घंटे को तुम बड़ी ही सेफली से अच्छे से इस्तेमाल करना, और अगर इस ब्रेसलेट को कोई चुरा ले तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही काम करेगा और किसी के पास नहीं। इतना कहकर वो बूढ़ी दादी गायब हो गई। अब अगले दिन जियांग ने ब्रेसलेट के बटन को टच किया तो देखा दुनिया पूरी तरह से खाली हो गई, यानी अब वो जो चाहे कर सकती है। तो वो सबसे पहले अपने क्रश ली के कमरे में आई और उसे एक सुंदर सा नोट लिखा, मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद उसने फिर से बटन दबाया तो ली वहाँ आ गया और उस नोट को पढ़ने लगा। उसे लगा किसी ने कोई प्रैंक किया है, उसने उसे फेंक दिया। फिर उसने एक और नोट देखा और अब वो समझा कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच में उसके साथ कुछ तो मैजिकल हो रहा है। ली ने जवाब में लिखा, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, एंजल या एलियन? जियांग ने कहा, तो मुझे एंजल कह सकते हो। इस तरह से जियांग ब्रेसलेट की मदद से समय को ऑन ऑफ कर ली से चैट करना शुरू करती है। अब इसके बाद जियांग टीचर के ऑफिस में है। टीचर ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने साथ लाने को कहा था। तो जियांग उन्हें समझाते हुए बोली, माँ नहीं आई, लेकिन स्कूल में कुछ अजीब चीजें हो रही है। जैसे मिया की साइकिल टंगी हुई होना, वैसे ही पर्स भी मेरे बैग में आ गया था। टीचर ने कहा, क्या मुझे तुम बेवकूफ समझती हो? मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगा जब मैं देखूंगा कि मेरा यह डेस्क गायब होकर वॉशरूम में आ गया है। और ठीक फिर वैसा ही हुआ। टीचर भी देख हक्का बक्का रह गया। घबराकर टीचर ने भी मान लिया कि किसी तरह से वो पर्स जियांग के बैग में आ गया होगा। आज से उसे कोई चोर नहीं कहेगा। दूसरी ओर जियांग और ली के बीच नोट के जरिए बातचीत लगातार होने लगी। अब ली ने जियांग को बताया कि वो थोड़ा अपसेट है क्योंकि वो एक फुटबॉलर है और कुछ दिनों में उसकी टूर्नामेंट है जो 11 दिन तक चलेगी। उसे 11 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन स्कूल में तो बस 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। जियांग ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। अब अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी की नोटिस देता है। अब वाइस प्रिंसिपल उस नोटिस को लेकर क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी जियांग जानबूझकर उनसे टकराई और नोटिस उनके हाथ से गिर गई। उसी समय जियांग फिर से समय को फ्रीज कर नोटिस में 2 दिनों की जगह 11 दिन की छुट्टी लिख देती है। अब वाइस प्रिंसिपल ने वही नोटिस क्लास के टीचर को दे दी। प्रिंसिपल का साइन देखकर टीचर ने भी 11 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी, पर वो भी थोड़ा हैरान थे। ये सुनकर पूरा क्लास तो खुश हो गया, खासकर तो ली। अब जल्द टूर्नामेंट भी शुरू हो गया,
लेकिन जियांग ने देखा कि ली की टीम की हालत बहुत ही बुरी है, लगभग हारने वाले हैं। तभी जियांग फिर से ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर ना होने वाला भी गोल करवाकर ये टूर्नामेंट ली को जितवा देती है। अब इधर स्कूल के प्रिंसिपल को भी किसी तरह खबर मिली कि नोटिस में छुट्टी 2 दिन की बजाय 11 दिन की हो गई थी। उसने वाइस प्रिंसिपल को भी फोन लगाया, पर कोई नहीं जान पाया कि ऐसा कैसे हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल ने सभी को स्कूल आने को कहा। यहाँ जियांग और ली के बीच नोट में बातचीत जारी है। ली ने कहा, मुझे पता है उस दिन तुमने ही हमें जितवाया था, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि ये मैच हम अपने दम पर जीते। जियांग को ली की ये बात और पसंद आ गई, लेकिन साथ ही समझ गई कि ली के करीब जाने का एक ही रास्ता है कि उसे स्कूल कमेटी मेंबर बनना होगा, जिसके लिए उसकी रैंक टॉप 3 में होनी चाहिए। पहली बार वो ब्रेसलेट की मदद से एग्जाम में चीटिंग कर टॉप 3 में आ गई और साथ ही साथ सभी टीचर की फेवरेट भी बन गई। पर इसके लिए उसे गिल्टी भी फील होता है, मगर ली के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब रैंक के मुताबिक तीनों बेस्ट स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें ली, मिया और जियांग शामिल है। इसी मौके पर जियांग पहली बार अपनी ड्राइंग से ली को इम्प्रेस भी करती है। दोनों को करीब बैठे देख मिया को जलन होने लगी। इसके बाद जियांग नोट के जरिए ली से लिखती है, तुम जैसा मुझे चाहते हो, अगर मैं वैसी नहीं हुई तो क्या तब भी तुम मुझसे बात करोगे? ली ने जवाब में लिखा, मैं किसी का चेहरा देखकर दोस्ती नहीं करता, तुम जैसी भी हो मेरी दोस्त हो। और अब वो उसे देखना चाहता है। इधर क्लास टॉप करने से जियांग को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि स्कूल के सभी बच्चे उससे अपने कठिन सवाल लेकर पूछने लगते हैं और जियांग हर बार अपनी ब्रेसलेट से घड़ी घड़ी सही आंसर चुराकर उन सभी के सवाल हल करने की कोशिश करती है। अब एक समय में बार बार दौड़ा भागी से वो पूरी तरह थक जाती है। इसके बाद पीटी पीरियड में वो बेहद ही थक चुकी है और तभी कोच ने कहा, कौन कौन रेस में हिस्सा लेना चाहता है। तभी मिया ने धक्का मारकर जानबूझकर उसे आगे कर दिया। कोच भी उसके जज्बे को देखकर खुश हो गया और सभी स्टूडेंट्स को जियांग से कुछ सीखने को कहते हैं। अब रेस कंपटीशन शुरू हुआ। ब्रेसलेट की मदद से घड़ी घड़ी रुककर आराम कर इस तरह से जियांग कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है। ये देखकर मिया और उसके दोस्त बड़े ही चिढ़ उठे। ना उन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिया की दोस्त ने इस पूरे रेस का वीडियो बनाया होता है। अब दोनों गौर से वीडियो देखते हैं कि जियांग बार बार अपनी ब्रेसलेट को दबा रही है और वो दोनों समझ गए कि इसी में कोई राज छुपा है। दूसरी ओर नोट के जरिए जियांग ने ली को बता दिया कि वो कोई एंजल नहीं बल्कि उसी के ही क्लास में पढ़ती है और उसे मिलना चाहती है। ये जानकर ली बेहद ही खुश हो उठा। फिर ली ने पूछा, पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? जियांग ने कहा, उस दिन मैं व्हाइट कलर की ड्रेस पहने रहूंगी। इसके बाद जियांग घर पर पड़े अपने सभी व्हाइट ड्रेस पहनकर देखती है, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो अपने जमाए पैसों का गुल्लक तोड़कर उससे ड्रेस खरीदने निकल जाती है। उसे एक दुकान में ड्रेस पसंद भी आई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और एक बार फिर उसने ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर वो ड्रेस चुरा लिया। लेकिन उसे बहुत बुरा भी लग रहा है। सोच भी रही है कि ये वो गलत काम कर रही है, लेकिन साथ ही वो ली को खोना भी नहीं चाहती। वो दुकान से तो निकल गई, लेकिन बैग में ड्रेस भरते वक्त गलती से अपनी नोटबुक वहाँ छोड़ दी। अगले दिन देखते हैं कि मिया और उसकी दोस्त ने जियांग के लॉकर से उसकी वही ब्रेसलेट चोरी कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो तो जियांग के अलावा किसी और के पास काम ही नहीं करेगा। इसके बाद वो जियांग का बैग चेक करती है, जहाँ उसे वही व्हाइट ड्रेस और एक नोटबुक मिला जिसमें उसी ब्रेसलेट के बारे में सब कुछ पता चल गया और साथ ही वहाँ रखे नोट से उसे ये भी समझ आ गया कि ली और उसके बीच कुछ चल रहा है। उसने जानबूझकर ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक दी ताकि जियांग भी इसे ना पहन सके। नतीजा जैसे मिया चाहती थी वैसा ही हुआ। बिन ब्रेसलेट के जियांग की जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई और एग्जाम में उसे कुछ भी नहीं आ रहा। नकल करने भी गई तो वो पकड़ी गई। टीचर कहता है, ओह तो तुम इसी तरह ही फर्स्ट आई थी। साथ ही उसकी माँ को भी बुलाया गया। टीचर ने बताया, देखिए आपकी बेटी ने क्या किया है। इतने में वहाँ दुकान की वही महिला भी जियांग की नोटबुक लेकर सीधा स्कूल में आ गई, जहाँ से जियांग ने ड्रेस की चोरी की थी। उसने शिकायत की कि इसी लड़के ने कल दुकान में आकर सामान चोरी किया है। जियांग की माँ ने समझाया कि जियांग कभी चोरी कभी नकल नहीं कर सकती, लेकिन एक साथ इतने सारे इल्जाम सुनकर उसकी माँ भी गुस्सा हो गई और जियांग से बोली, मुझसे झूठ कहा, नकल की और अब चोरी भी। फिर माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। जियांग को बड़ा ही बुरा लगा कि उसकी वजह से उसकी माँ अपमानित हो रही है। वो रोने लगी। इधर बदमाश मिया ने जियांग की सारी बात पूरे स्कूल में फैला दी।
जियांग रोते रोते स्कूल से बाहर भागती है और उसने तय किया कि अब वो अपनी शक्ल किसी को भी नहीं दिखाएगी। अकेले रास्ते में चलते चलते उसे अजीब तरह से वही ब्रेसलेट फिर मिल जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं करना चाहती, ना ही घर जाती है। वो एक पुरानी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में रहने लगी। दूसरी ओर जियांग की माँ बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो उठी है कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। बाहर सड़क पर अपनी बेटी की तस्वीर लेकर घूमने लगी कि कहीं इसे देखा है। इधर उसी पुराने फैक्ट्री में जियांग बैठे बैठे सोच रही है, मैं तो एग्जाम के बाद ली से मिलने वाली थी। अगर मैंने ली को सारी सच्चाई बता दी तो क्या वो मुझे अपनाएगा। लेकिन यहाँ तो मिया वही सफेद ड्रेस पहनकर ली के सामने खड़ी हो गई, जैसे कि उसने जियांग के नोटबुक में देखा था। मिया बोली, मैं ही तुम्हारी एंजल हूँ जो तुम्हें नोट्स लिखा करती थी। जियांग एक बार फिर से हार गई। एक और दिन सड़क पर बिताने के बाद वो फिर से ब्रेसलेट की मदद से खाना चुराकर उसे खाने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, इस ब्रेसलेट के मिलने के बाद मैं बहुत गलत काम करती आ रही हूँ। माँ मेरी कितनी मेहनत करती है और मैं यहाँ खाना चुरा कर खा रही हूँ। और फिर उसने तय किया कि वो अब कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। जियांग अब सड़क पर घूम घूम कर फेंके हुए बोतल, कागज और ऐसी चीजें इकट्ठा करती है ताकि इन्हीं से वो अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन काम करते वक्त वही बूढ़ी दादी से जियांग फिर मिली। उसने दादी से कहा, मुझे ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मैं दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना चाहती हूँ। मेरी पहले की जिंदगी इससे बहुत अच्छी थी। भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो भी मैं वापस लौटना चाहती हूँ। अब उस बूढ़ी दादी ने कहा, समस्या इस ब्रेसलेट में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम इसका इस्तेमाल करके अच्छे कामों में भी लगा सकती थी। बहुतों को तो ये नसीब भी नहीं होता, लेकिन तुमने क्या किया? चोरी, एग्जाम में चीटिंग। इसके बदले तुम इसे अच्छे कामों में लगा सकती थी, जैसे अपना वजन घटाना, पढ़ाई लिखाई करना और साथ ही साथ इंसानों की भलाई करना। पर तुमने तो अपनी माँ की कोई मदद तक नहीं की। जियांग अफसोस करते हुए बोली, मैं माँ को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। बूढ़ी दादी बोली, तुम्हें एक और मौका देती हूँ, देखो तुम कुछ सही कर पाती हो कि नहीं। डरते डरते जियांग वापस घर लौटी, लेकिन माँ उसे देखते ही रोने लग गई और जियांग को कसकर गले लगा लिया। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। जियांग को समझ आया कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। अब जियांग कितने महीनों बाद स्कूल आती है, जहाँ उसे जूनियर के साथ बैठना पड़ेगा क्योंकि उसे एग्जाम में फेल करवाया गया था। सभी उसे लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जियांग इसे अपनी सजा मानकर कुछ नहीं कहती। अब इस बार जियांग उस ब्रेसलेट की मदद को अच्छे कामों में लगाती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना और उसका वजन घटाने का सफर भी शुरू हो गया। अब इसके बाद वो ली के कमरे में आई, जहाँ देखा कि उसके लिखे सभी नोट्स दीवार पर चिपकाए हुए हैं, जहाँ वो कुछ और भी लिखा देखती है। मिया वो एंजल नहीं है, तुम्हारे नोट्स के साथ एंजल की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एंजल तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हें मैं बहुत मिस करता हूँ। ये सब ली ने एक दिन एंजल के जवाब के इंतजार में लिखा होता है। अब इसके बाद जियांग ने एक नोट लिखा, मुझे एक शक्ति मिली थी जिसकी वजह से मैंने बहुत ही अपराध किए हैं। मैं जब अपने आप को पूरी तरह से सुधार लूंगी उसके बाद ही तुमसे मिलूंगी। अब जियांग टाइम फ्रीज करके ब्रेसलेट की मदद से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती है और साथ ही साथ अपने वेट लॉस पर भी वो बहुत ध्यान देती है। और ठीक 1 साल बाद हम देखते हैं कि जियांग की माँ एक ड्रेस स्टोर पर खड़ी है और फिर हमने देखा कि जियांग एक वाइट ड्रेस पहनकर नीचे उतर रही है और ये देखकर तो सभी हैरान रह गए। अब वो स्कूल जाती है, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और सभी सोचने लगे कि ये कैसी थी और कैसी बन गई है। इतना ही नहीं, जियांग अब क्लास टॉपर भी है। जियांग को ये सब सोचकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सब उसने किसी जादू से नहीं बल्कि खुद की मेहनत से किया है। अब एक दिन ली जियांग के पास आया। ली के पास जियांग का एक खिलौना था जो कि उसने नोट के ऊपर रखा था। पता नहीं क्यों ली को ऐसा लगता है कि जियांग ही वो एंजल है, लेकिन जियांग ने यहाँ इस बात से इनकार कर दिया। नहीं, ये खिलौना मेरा नहीं है और ना ही मैं कोई एंजल हूँ। ये जानने के बाद ली बहुत अपसेट हो गया और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस रात घर में जियांग ली के बारे में सोचकर बहुत बुरा महसूस करती है। उसे लगा कि शायद उसका सच जानकर वो उसे ना अपनाए, लेकिन फिर अगले ही पल उसने फैसला किया, नहीं, वो ली को सच बता देगी। अगले दिन जब वो ली के कमरे में पहुंची तो वो कहीं नहीं दिखा। फिर उसके दोस्त से पता चला कि ली हॉस्टल छोड़कर अपने गांव जाने के लिए निकल चुका है और इस समय शायद वो अभी तक रेलवे स्टेशन में होगा। जियांग ने एक बार फिर अपने ब्रेसलेट को टच किया, लेकिन कुछ नहीं होता।
क्योंकि अतिरिक्त दिन का समय वो पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और इसीलिए वो तेजी से साइकिल चलाकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और किसी तरह उसने ली को ढूंढ निकाला। जियांग खिड़की से उसे बता रही है कि वो ही उसकी एंजल है, लेकिन अंदर बैठे ली को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि खिड़की कांच की होती है। और ठीक उसी समय ट्रेन चल पड़ी। उसे समझाने के लिए जियांग ने जमीन पर ही लिखा कि वही उसकी एंजल है और भाग्य से ली ने भी वो देख लिया, लेकिन तब तक ट्रेन ने अपनी गति पकड़ चुकी थी और जियांग ने ली को खो दिया। लेकिन जियांग को ये यकीन था कि एक दिन ली उसके पास जरूर आएगा और जियांग जोर जोर से रोने लगी। अब इसके कुछ दिन बाद जियांग जॉगिंग कर रही होती है और एक बार फिर उसने उसी बूढ़ी दादी को देखा जहाँ दादी के साथ एक बच्चा बैठा होता है और वो दादी से कह रहा है कि वो घर नहीं जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही रहूंगा। उस लड़के को देखकर जियांग को अपनी कहानी याद आ गई और फिर जियांग ने अपनी ब्रेसलेट उतारकर उस बूढ़ी दादी को दे दिया और कहा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं और शायद ये आपकी नई जिम्मेदारी है, मेरी तरह इसकी भी जिंदगी आप संवार दे। इतना कहकर जियांग जॉगिंग करते हुए वहाँ से चली गई और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में किसी को कुछ भी जादू से नहीं, मेहनत से हासिल होती है। हाँ, बस उम्मीद खो चुके लोगों की जिंदगी में एक मैजिक भर की जरूरत पड़ती है ताकि वो खुद को पहचान सके और खुद पर यकीन कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।